तो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था ये क्लास 10th की केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने ये समझा था कि दो एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसके रिएक्शन के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्शन की टाइप से बताया गया था, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा उसकी कैटेगरी क्या होगी ये ऐसा कुछ हमें खास नहीं बताया गया, राइट। तो उसके अब इस चैप्टर में हमें वो चीज़ पढ़ना है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दो एलिमेंट का हो, दो कंपाउंड अगर रिएक्ट करते हो तो कुछ न कुछ नया कंपाउंड बनाएगा। उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बनने वाले एलिमेंट या कंपाउंड से बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी रिएक्शन के प्रोडक्ट हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, है ना, वो चाहे किसी भी टाइप के रिएक्शन से बने हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, कोई सा भी रिएक्शन का टाइप हो, उससे जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो एसिड होगा, या वो बेस होगा, या फिर वो सॉल्ट होगा। इन तीनों के अलावा और कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं होती। प्रेसिपिटेट चाहे जिस कोई सा भी हो तो बनेगा तो कंपाउंड ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, सही बात है। CaCO3 CO2 प्लस H2O से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो बेस है, ठीक है। जिसमें OH लग जाता है वो बेस बन जाता है मोस्टली, ठीक है। तो और कोई कैटेगरी नहीं डिफर, समझ रहे हो कि दुनिया में भाई क्या हो सकता है, या तो हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या जैन या पारसी, और तो कोई नहीं हो सकता। हाँ एक दो और होंगे, जैसे यहूदी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है कि ये हो सकता है और तो कोई नहीं हो सकता। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड बने, या तो वो एसिड होगा या बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग अब बनने वाले कंपाउंड या रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसकी क्या होगी। अगर एसिड होगा तो उसकी क्या बिहेवियर होगी, अगर बेस हुआ तो उसकी क्या बिहेवियर होगी, और सॉल्ट होगा तो उसकी क्या बिहेवियर होगी। क्योंकि इसी से हमें पता लग पाएगा। जैसे आपके सामने में मैं एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस रख देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पीओपी। जैसे इस छत पे देखो पीओपी किया हुआ है ना, ये पीओपी है। घरों में पीओपी, आज पीओपी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो एक तरह का क्या है भाई, सॉल्ट है। क्या है वो, सॉल्ट है। आप ये समझो खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, वो भी क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है जी। मैं बात करता हूँ विनेगर का, तो विनेगर क्या है भाई, वो एक एसिड है। क्या है वो, एसिड है। टमाटर में, अंगूर में, दही में, नींबू में, ऑरेंज में, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ये इंपॉर्टेंट एसिड्स जो हमारे बॉडी को क्या बोलते हैं, बहुत ही फंक्शनिंग में काम देते हैं। अरे बात समझ में। हमारे स्टमक में भी एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, ठीक है। HCl रिलीज होता है, तो HCl का अपना अलग काम होता है। तो एसिड का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। एसिड की अगर मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो एसिडिटी हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। तो सॉल्ट का भी उतना ही यूज है, एसिड का भी उतना ही यूज है, और बेस का भी उतना ही यूज है। तो ये चैप्टर हमें ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है और उसका हमें कैसे उपयोग करना है, ठीक है जी। तो चलिए कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स लिखिए इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, all the compounds can be classified into three groups। या तो वो एसिड हो सकता है, या बेस हो सकता है, और इन दोनों से बनने वाला वो सॉल्ट्स हो सकते हैं।
सॉल्ट का मतलब यहाँ पे नमक नहीं है, ठीक है। एसिड और बेस से बनने वाले प्रोडक्ट को हम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये उठती है कि किसी भी कंपाउंड को देख करके हम पहचानेंगे कैसे कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। क्लियर बात, ये पहचान का तरीका है ना। अब सामने ये सिद्धांत बैठा है, कार्तिक बैठा है आधी खिड़की वाला, ठीक है, उधर वो आरव बैठा हुआ है, ठीक है जी, रुद्रांश बैठा हुआ है, तो ये तो पहचान हो गई ना। लेकिन अगर सामने आपके 3 बोतल रखे हुए हैं, उसमें अगर 3 कंपाउंड रखे हुए हैं, एक में CH3COOH है, एक में आपका NaOH है, और एक में आपका क्या बोलते हैं, मान के चलिए कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इस तरह की चीज़ें रखी हैं, तो आप उसे देख करके नहीं बता सकते। चलो बेकिंग पाउडर को तो फिर भी देख के आदमी बता देगा, ठीक है, देख के बता देगा, ठीक है। लेकिन CH3COOH को देख करके नहीं बता सकता, अनलेस की केमिस्ट्री का बहुत बड़ा जानकार आदमी नहीं है, क्योंकि वो दिन रात लैब में रहता है, काम करता है, तो देख के बता देगा। हम लोग कॉलेज में जब थे ना, तो लैब करते थे, तो प्रोफेसर जो होते हैं वो तो आते ही थे लास्ट में, जिस दिन लैब होता था लास्ट में वाइवा के लिए आते थे, हम उनको अपना रीडिंग दिखाते थे, रीडिंग को चेक करते थे और हमें मार्क्स देते थे। लेकिन जो लैब असिस्टेंट थी हमारी, 2 लैब असिस्टेंट थी, दोनों लेडीज, भाई साहब जो उनको जानकारी थी, मैं तो लगता था कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर 10 साल जब करेंगे ना काम, तब जाके उनको जानकारी, वो देख के बता दी कि वो क्या है। ऐसे रिएक्शन कर रहे हैं, कलर थोड़ा सा वो आ रहा है, फेड आ रहा है, तो बोल रहे कि टाइट्रेशन फास्ट माड़ी, ऐसे करते रखते थे, मतलब फास्ट करो टाइट्रेशन तब कलर आएगा। उनको एक एक चीज पता था। अरे इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल से उसी लैब में रह रहे हैं, तो उनको ना हर चीज पता चल जाता था कि क्या है कैसे है। वो बच्चे के शकल और रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करने के तरीके से बता देते थे कि ये पढ़ने में कैसा होगा। आप जब कोनिकल फ्लास्क पकड़ोगे ना, तो पकड़ने के तरीके से पता चल जाएगा कि आप कैसा रिएक्शन करने वाले हो और आपकी जानकारी किस लेवल की है ना। कोनिकल फ्लास्क है, उसको ऐसे पकड़ना है नेक पे, क्योंकि अगर ऐसे पकड़ लोगे तो ऐसे ऐसे तुम हिलाओगे, वो आएगा नहीं। उसको जेंटली ऐसे करना है, स्मूथ एकदम स्मूथ। ऐसे करने के लिए आपको अच्छी जगह पे पकड़ना उसको जरूरी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि छोड़ दो नीचे गिर के वो फूट जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। क्योंकि बहुत ऐसे रिएक्शन मिक्सचर हैं कि अगर वो ज़मीन पे ऐसे पड़ जाते हैं तो उनकी गैसेस इतनी फैलेगी कि कम से कम उस दिन तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा उस लैब में। आगे बात समझ में। तो इन सब बातों का काफ़ी ध्यान, अरे तुम्हारे ऊपर ही गिर जाए भाई, एसिड और बेस का रिएक्शन कर रहे हो, HCl जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, वो तुम्हारे हाथ पे गिर जाए, पैर पे गिर जाए, तो गए थे बेटा पढ़ने, उधर से मुंह जला के आ गए। आगे समझे। तो एसिड की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर किस काम में यूज होता है, तो इंडिकेटर बताता है, बोलते ना कि भाई लेफ्ट में जाना था तो लेफ्ट इंडिकेटर तो जलाता, राइट क्यों जला रहा, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इंडिकेटर ये बताता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं, या वो इंडिकेट करता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऐसे ही यहाँ पे इंडिकेटर ये बताएगा कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है। ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो इंडिकेटर बताएगा। आगे बात समझ में। तो लिखिए इंडिकेटर की डेफिनेशन। एन इंडिकेटर dye, dye, dye that changes color when it is put into acid or a base. There are 3 most important indicator, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, which are usually used for the test of acid, base, salt। एसिड बेस एंड सॉल्ट के यूज के लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट के टेस्ट के लिए यूज होता है। और वो कौन से हैं, तो उसमें पहला है आपका लिटमस पेपर या ओनली लिटमस, उसमें दूसरा है आपका
मिथाइल ऑरेंज फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। अब देखते हैं, पहला लिखिए लिटमस पेपर। ठीक है, लिखिए एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड कलर। इसी में दूसरा, a base turns litmus to blue color। ब्लू कलर, अच्छा ये पूरा का पूरा ब्लू कलर मतलब गाढ़ा डार्क ब्लू कलर नहीं आएगा, वो एसिड की स्ट्रेंथ पे रहेगा निर्भर, है ना, कि अगर एसिड स्ट्रांग है तो कैसा होगा, वीक है तो कैसा होगा, है ना। इसको तो मैं ऐसे शॉर्टकट बना देता हूं कि ABR एसिड ब्लू लिटमस रेड कलर, और इसको करते हैं BRB बेस रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। ARB BRB नहीं, ABR BRB ना। अब अगला देखिए मिथाइल ऑरेंज, तो उसमें पहला लिखिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। दूसरा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स सॉल्यूशन है ना, हाँ पाउडर टाइप करेगा, येलो कलर इन रेड सॉरी बेस सॉल्यूशन। येलो कलर को मैं येलो कलर के बॉक्स में डाल देता हूं, रेड को मैं रेड कलर के बॉक्स में डाल देता हूं। अब अगली बारी आती है फेनोल्फथलीन इंडिकेटर का, उसमें पहला लिखिए फेनोल्फथलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें कलरलेस एसिड सॉल्यूशन। दूसरा, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर gives pink color in basic solution। अब हेडिंग देते हैं हम एसिड, ठीक है ना। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसका सार टेस्ट होता है, खट्टा, है ना, खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है जी। तो लिखिए एन एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस which have a sour taste, SOUR, which turns blue litmus to red color, which turns blue litmus to red color। There are two types of acid। पहला आपका ऑर्गेनिक एसिड, तो प्लांट या फ्रूट्स में पाए जाते हैं उसको ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा उसके बाद होता है मिनरल एसिड। अब हम ये देखते हैं कि ये मिनरल एसिड किस किस में पाया जाता है, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है जी। तो लिखिए द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स मटीरियल, plant and animal materials are known as organic acid। For example, acetic acid, citric acid, lactic acid, etc। अब यहां पे लिख दीजिए ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरल सोर्स, ठीक है, ऐसे नेचुरल सोर्स कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, तो डिफरेंस नहीं है, इधर जैसे एसिड का नाम रहेगा वो कहाँ पाया जाता है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है।
तो फर्स्ट में लिखिए एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, किसमें पाया जाता है ये? विनेगर में, ठीक है। दूसरा है सिट्रिक एसिड, तो साइट्रस फ्रूट, जैसे लेमन, ऑरेंज, ठीक है। लैक्टिक एसिड, कर्ड, लैक्टिक एसिड के बाद टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तो ये होता है टैमरीन एंड अनराइप ग्रेप में। उसके बाद आपका आता है ऑक्सैलिक एसिड, तो ये आपका पाया जाता है टोमेटोज में, ठीक है। एक बॉक्स इसमें नहीं है, उसमें नीचे लिख लीजिए फॉर्मिक एसिड, और उसके सोर्स में लिखिएगा एंट स्टिंग, ANT, एंट स्टिंग, नेटल लीफ, नेटल लीफ स्टिंग, एक तरह का ये घास टाइप का ही होता है, नेटल लीफ स्टिंग।